गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये मेरा जैकेट है और ये ऑरेंज कलर का टी शर्ट है। अब ये देखिए भाई, तुम अपना कपड़ा दिखाओ। सेम ब्रदर्स। जब तुम दोनों ब्रदर्स हो तो मैं मम्मा हो गई ना। कल दोस्तों हम लोगों ने ना संगीत का रियाज़ किया था और उसमें एक फ़िल्म है पड़ोसन, उसमें हमारे किशोर कुमार जी गाना गाते हैं और सुनील दत्त जी को गाना सिखाते हैं। तो सुनील दत्त जी जो थे वो बहुत ही बेसुरा गा रहे थे, तो उसमें किशोर कुमार जी बोलते हैं, भोले ओ भोले तू गाना मत गा, ऐसे करके। तो कल हमने रियाज़ ऐप है उसमें प्रैक्टिस किया। तो वैभव को कितने पॉइंट्स मिले थे? तो सारे गामा में मेरे को मिले थे 82। तो 82, 86 और मुझे मिले थे 30। बोला मैं ही हूँ, बोले जो सबसे बेसुरा गाता है इस पूरे घर में वो मैं ही हूँ। लेकिन दोस्तों बड़ी ख़ास बात थी कि डॉक्टर साहब ने गाने की सुर नहीं था लेकिन बोल एकदम सही सही गाए। 2 गाने उन्होंने कल प्रैक्टिस किए थे ना। कह दूँ तुम्हें या चुप रहूं, चाहे तुमने गिनती ही जाए। मैं डॉक्टर साहब से कह रही थी कि जब वो बचपन में बाहर क्रिकेट खेला करते थे गलियों में, तब मैं रेडियो पे घर के अंदर गाने ही सुनती थी, इसलिए बोल याद है ऑब्वियसली, और तो कुछ याद नहीं होगा। छोटा सा ट्रांजिस्टर आया करता था पुराने ज़माने में, तो वो ट्रांजिस्टर लगा के मैं पढ़ती थी, मैथ्स लगाती थी। कई बार रात को सोने से पहले ट्रांजिस्टर सुनते थे। टीवी का कनेक्शन नहीं था घर पे, केबल नहीं था, पढ़ने की वजह से पापा ने कभी नहीं लिया। तो वही ट्रांजिस्टर के सहारे जो है पूरी स्कूल लाइफ निकली है। तो सारे गाने, किताबें रटी और साथ साथ गाने रटे हैं, सब पुराने हैं। और दोस्तों मैं अपने गाने को ठीक करने के लिए एक गाना हमेशा गाया करता था, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आजकल मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ कि कैसे मैं खुद का इन फ्यूचर एक सिंपल पाथ बनाऊँ, कैसे वेल्थ का। एक बुक है सिंपल पाथ टू वेल्थ, तो ये पढ़ रहा हूँ मैं। तो उसमें बड़ा सिंपल सा है, जो बड़े पापा हम लोग को सिखाते हैं पूरे टाइम, कि कर्जा मत लो, जितना कमाते हो उससे कम खर्च करो और अपना पैसा इन्वेस्ट करो। सबसे मेन सेविंग करो, उसके बाद फिर इन्वेस्ट करो। तो ये 3 चीज़ की मेन प्रिंसिपल है और इसी पे ही आपका वेल्थ क्रिएट होगा। तो उसी में ही वो आगे बता रहे थे कि मैं आपको आगे और क्या क्या चीज़ें पढ़ाऊँगा। तो उसमें एक वर्ड आया गिल्डेड एज। गिल्डेड एज को यूजुअली लोग गिल्डेड स्लेव्स के थ्रू बोला जाता था। अब इसको एज इसलिए बोला गया गिल्डेड एज, मतलब कि जैसे एक इंडस्ट्रियल एज आया, फिर उसके बाद अब AI एज चल रहा है, तो ऐसे करके उस टाइम में गिल्डेड एज कहा गया था। और गिल्डेड मतलब था कि जो गिल्डेड वर्ड का मतलब होता है कि एकदम लग्जूरियस टाइप का आप जगह है, वहाँ पर रह रहे हो और अपना जीवन बिता रहे हो, जो कि हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। जो मैं वेल्थ क्रिएट करके चाहता हूँ वो मैं एक अपने लिए गिल्डेड टाइप की चीज़ चाहता हूँ कि वही चीज़ मैं क्रिएट कर पाऊँ। लेकिन उस टाइम में ये जो गिल्डेड वर्ड का मतलब ये होता था कि आपने लग्जूरियस चीज़ तो क्रिएट कर ली लेकिन फ्रीडम नहीं है आपके पास। और यही चीज़ हम लोग भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, जब हम अपने मन का काम नहीं करते हैं और पैसों के लिए काम करे जा रहे हैं और कोई भी फ्रीडम नहीं है, तो फिर हम एक लग्जूरियस सा इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं और उसी में ही बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, लेकिन हम लोग फंसे रहते हैं और उस केज के अंदर बंद रहते हैं। उस टाइम में औरतें जो थी वो अमीर लड़कों से शादी कर ली थी और एक लग्जूरियस सा रूम था, सब कुछ था, घर के बाहर नहीं निकल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी मन का नहीं कर सकते। लोग भी, जैसे हम लोग अपने स्लो प्रोडक्टिविटी में पढ़ रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम अपने सिर के ऊपर लेके रखते हैं तो आपको वो चीज़ें मिल तो जाती है जो आप चाहते थे, लेकिन फ्रीडम नहीं मिलती है। और इसी प्रोसेस में उस काम को करने के बाद की खुशी जो चाहिए थी, एक पीस चाहिए था, स्लोनेस चाहिए थी, वो नहीं मिल पाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था स्लो प्रोडक्टिविटी में कि एक पॉल जार्विस थे, वो पहले जिस कंपनी में काम करते थे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, खूब सारा काम उनके ऊपर आ गया था, ढेर सारे फ्रीलांस काम भी कर रहे थे, परेशान हो गए थे और फिर बर्नआउट हो गए। तो ये चीज़ जब भी हम लोग अपने करियर को बनाने की कोशिश करें कि गिल्डेड एज में ना फंस जाए। जैसे वो औरतें फंसी थी, उनके पास तो कोई एस्केप था नहीं, लेकिन हमारे पास है। डॉक्टर साहब, कहीं आप गिल्डेड एज में तो नहीं फंसी हुई हैं मेरे साथ? आपके साथ तो नहीं फंसी मैं गिल्डेड एज में, लेकिन इसी का उल्टा आज मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी। तो बचपन में मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी, तो मुझे ये याद थी, आज मैंने इसको दोबारा से पढ़ने की कोशिश की। इस स्टोरी का नाम था द नेकलेस बाय गाय डी मॉपसांट करके। इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है वही मुझे इतना सही लगा, मैं भूल गई थी, बस मुझे वो पूरा कंटेक्स्ट याद था कि स्टोरी में है क्या। बट जब उसमें पहला
उन्होंने रीड किया तो उन्होंने एक लड़की के बारे में बताया कि एक लड़की है, वो शी इज़ वेरी प्रेटी, चार्मिंग, born as though fate had blundered over her into a family of artisans. Artisans मतलब नौकर चाकर की फैमिली में उसको धकेल दिया उसकी किस्मत ने. She had no marriage portion, no expectation, no means of getting known, understood, loved and wedded by a man of wealth and distinction. तो वो एक एरा होगा जिसमें लड़कियां जो है, जैसे हम सीरियल्स भी देखते हैं, विक्टोरियन एरा की एक सर्विस क्लास अलग है और एक रॉयल्टी की क्लास अलग है जिसमें कि लोग बहुत लग्जरी में जीते हैं. कौन सा सीरियल था वो नेटफ्लिक्स पे जिसमें ये बहुत डाउनटाउन एब है, वो देख के उसके बाद नो मीन्स ऑफ गेटिंग नोन, अंडरस्टूड, लव्ड एंड वेडेड बाय अ मैन ऑफ वेल्थ एंड डिस्टिंक्शन एंड शी लेट हरसेल्फ बी मैरिड ऑफ टू ए लिटिल क्लर्क इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. उस बेचारे की क्लर्क से शादी हो गई. हर टेस्ट वर सिंपल बिकॉज शी हैज़ नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनी अदर, बट शी वॉज एज अनहैप्पी एज दो शी हैड मैरिड बीनीथ हर. वो इसलिए दुखी रहती थी क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि मैं जितना डिज़र्व करती हूँ उससे नीचे मेरी शादी हो गई है. फॉर वुमेन हैव नो कास्ट और क्लास. औरतों की कोई कास्ट और क्लास नहीं होती. देयर ब्यूटी, ग्रेस एंड चार्म सर्विंग देम फॉर बर्थ और फैमिली, देयर नेचुरल डेलिकेसी, देयर इंस्टिंक्टिव एलिगेंस, देयर निम्बलनेस ऑफ विट आर देयर ओनली मार्क ऑफ रैंक. और तो क्या रैंक किससे डिसाइड होता है? वो कितनी खूबसूरत है, उनमें कितना ग्रेस है, कितना चार्म है, क्योंकि ये सब चीज़ें उनको एक अच्छा कैंडिडेट बनाती हैं जो अगली जनरेशन को बर्थ देगा. फर्टिलिटी देखी जाती थी फीमेल्स में, उनके गाल पिंक हैं तो उनमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि शी विल बी एबल टू गिव बर्थ, एंड वही उनकी रैंक होती थी और उसी हिसाब से उनकी मैरिज होती थी. और कितनी डाउरी उनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं और वो क्या मैनेज कर सकते हैं. सो वही ऑपोजिट जो वैभव ने कहा कि गिल्डेड एज, तो वो एक और आता है. जैसे आजकल की दुनिया का एक चार्म है कि फेमस होना है, किसी भी कीमत पे फेमस होना है. इंस्टाग्राम पे कोई भी रील बना के फेमस होना है, कुछ भी कपड़ा पहन के फेमस होना है, कुछ भी उल्टा से उल्टा एक्शन करके फेमस होना है. लड़के चिल्लाने लग रहे हैं, अपने ऊपर कीचड़ गिरा रहे हैं, आई डोंट नो, बहुत वियर्ड तरीक़ों से, बट फेमस होना है. वो जो गिल्डेड एज होगा, आई सपोज उसमें द ओनली थिंग जो मैटर करती होगी वो यही होगा कि किसी भी तरह आपको एक अमीर घर में शादी करनी है, एक मैन ऑफ वेल्थ और डिस्टिंक्शन जिसकी पोजीशन है, जिसके पास पैसा है, दैट्स इट. बिकॉज इतनी गरीबी रही होगी, और आजकल के ज़माने में तो अबंडेंस हो गई है, तब भी एक ट्रेंड चल रहा है दुनिया में. और उस ज़माने में तो गरीबी थी, उस ज़माने में तो सब काम हाथ से होते थे, मेहनत मजदूरी होती थी, तो कम से कम वो मजदूरों की ज़िंदगी ना जीनी पड़े उसके लिए. आई थिंक वो औरतें जो हैं, दे मस्ट बी मैरिंग इन देयर क्लास ऑफ वेल्थ. फ्रीडम का कोई मतलब नहीं होता जब बहुत गरीबी होती है तब. इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी, द नेकलेस. मुझे लगता है कि जैसे आपने गिल्डेड एज के बारे में बताया, तो वो एज किसी टाइम पर बहुत डोमिनेंट रहा होगा पूरे समाज में, लेकिन वो एज कभी ख़त्म नहीं हुआ है. हाँ, अभी भी बड़ी मम्मी बता रही थी कि लड़कियां या तो अमीरों के घर में जाकर के शादी करके एक लग्जरियस और जेल की लाइफ जीती थी, या गरीबी की तरह जीती थी. लेकिन वो एज ख़त्म नहीं हुआ है. अभी पैरेलल मल्टीपल एजेस चल रहे हैं. अच्छा. जहाँ पर अब कुछ ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैं जो रिवोल्ट करके अपने घर परिवार को छोड़कर शहरों में जाकर सो कॉल्ड फ्रीडम की ज़िंदगी जी रही हैं, लेकिन उसमें कोई अफेक्शन नहीं है, कोई इंटीग्रिटी नहीं है. और वाइस वर्सा बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ पर लड़कियाँ घर में रह रही हैं, तो उनको घर का माहौल तो मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ उनको वो फ्रीडम ख़त्म हो गया है जो उनको चाहिए. और ये जो एक आदमी एक संयम की लाइफ जीता है, वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप अपनी लाइफ के संयम के ज़रिए पैसा कमाना चाहते हो, नहीं, अपने आप को जानना चाहते हो. मुझे याद है, मैं और बड़ी मम्मी गए थे ग्वालियर. वहाँ पर एक बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर वो है गुरुद्वारा, और एक महल है. और उस महल में एक जगह थी जहाँ पर मुगल्स ने राजाओं को बांध रखा था. अच्छा. करीब 52 खंबे थे, तो शायद 52 राजाओं को बांध रखा था. और फिर उसी समय सिखों के गुरुजी थे, उनकी भी बहुत फेम बढ़ रही थी, लोग उनको पसंद कर रहे थे. हाँ, दाता बंदी छोड़ साहिब नाम है उस गुरुद्वारे का. और वहाँ पर गुरु हरगोबिंद जी को भी बांध करके रखा गया. इनफैक्ट बांधा नहीं गया, उनको बुलाया गया. तो देखो, स्टोरी मैंने पूरी खोज ली है. हम लोग ग्वालियर गए थे, तो वहाँ पर एक गाइड थे जिन्होंने हमको पूरा दिखाया था. गुरुद्वारे में तो अलग आदमी था, वहाँ तो किसी ने कुछ बताया नहीं. हाँ. लेकिन वहाँ से अलग जाकर के दूसरा एक किला था, फोर्ट. उस फोर्ट की कहानी है ये. ग्वालियर फोर्ट बोलते हैं उसको,
जो आज एमपी में है, और उस समय मुगल्स के समय इसको स्टेट प्रिजन की तरह यूज़ किया जाता था। अच्छा, फोर्ट को? और वहाँ जो भी बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे उनको जाकर के वहाँ फोर्ट के बाहर एक एरिया था, उसमें वो पूरे एरिया में उनको स्टेट प्रिजन की रखते थे। जहांगीर वहाँ पर सबको बांध के रखता था। अच्छा अच्छा। मोस्टली हिंदू राजाओं को। जहांगीर रहता दिल्ली में था, लेकिन उसको सुनने में आया कि एक गुरु हरगोविंद सिंह जी हैं जो काफ़ी फेमस हो रहे हैं, तो उसको समन किया कि मेरे पास आओ, मेरे पास बुलाया उसको। शुरू में तो अच्छी फ्रेंडशिप थी जहांगीर की और हरगोविंद जी की, लेकिन धीरे धीरे बाकी जो आसपास के रेटिन्यू बोलते हैं ना, जैसे राजा साहब के बाकी सैनिक जो बेवकूफ़ होते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको उनको जेल में डालना है। अच्छा। अच्छी दोस्ती थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन जेल में डालो डर के मारे। एक तरह से मुझे लगता है जो लोग मेन पोजीशन पे नहीं होते या जो लोग सोच नहीं पाते ज़्यादा, वो लोग ब्लैक एंड वाइट में ही सोचते हैं। जैसे नहीं होता है स्कूल में कुछ ऐसे बेवकूफ़ टीचर होते हैं, मारो उसको, मार के सुधरेगा, जो नुआंसेस नहीं समझते। और जब वहाँ पर हम लोग गए थे ना, तो जो गाइड था वो बोलता है कि गुरु जी को वहाँ पूरे एरिया में एज अ कैदी नहीं रखा गया था, फिर केवल नज़रबंद किया गया था। नज़रबंद मतलब होता है कि वो एक दायरे में रहेंगे और कहीं भी जाएंगे तो कोई ना कोई आदमी उनके साथ रहेगा। अच्छा। ऐसा एक बार मेरे साथ भी हुआ था। मैं गोपीगंज में था, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे एक आदमी की निगरानी में 24 घंटे रखा गया है। हमेशा कोई अकेले प्राइवेट टाइम मिलता ही नहीं था मुझको, हमेशा कोई ना कोई रहता था। और यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हुई थी जिसकी वजह से ग्वालियर में दाता बंदी छोड़ जो गुरुद्वारा, वो उसका नाम पड़ा, लेकिन साथ ही साथ ओवरऑल जो सिखों की कम्युनिटी थी वो एक लेवल और आगे बढ़ी, क्योंकि मुगल्स कमज़ोर पड़ गए। जहांगीर को बाद में समझ में आ गया कि जो 52 राजाओं को उसने 52 खंभों से बांध रखा था, तो उसने सबको छोड़ दिया। लेकिन ChatGPT को मैंने पूछा कि छोड़ा क्यों, तुम्हें कहानी पता है? तो एक बड़ी फेमस कहानी है जो सिख कम्युनिटी अपने लोगों को बताती है। जहांगीर बीमार पड़ गए। अच्छा। मतलब कोई दवाई काम ही ना करे, और उनकी मेन बीमारी पता है क्या थी? रात को डरावने सपने आते थे। कभी शेर दिखाई दे, कभी कोई टाइगर उनको ऐसे घूर रहा है ऐसे दिखाई दे। लोग इलाज कर करके परेशान, फिर फाइनली किसी स्पिरिचुअल आदमी ने उनको समझाया कि तुमने किसी बहुत इंपॉर्टेंट सोल को बांध रखा है, जब तक उसको फ्री नहीं करोगे तब तक तुम ठीक नहीं होगे। लेकिन उसको फ्री करना मतलब राजा हार गया, तो उन्होंने कहा कि हरगोविंद सिंह जी को छोड़ दो, और वो जानने को तैयार ही नहीं। बोले मैं नहीं जाऊँगा जब तक बाकी राजाओं को नहीं छोड़ोगे। अच्छा, एक और उसमें ट्विस्ट है कहानी में। बाकी राजा बोलते हैं हम नहीं जाएंगे, किसी और की भीख में हम आज़ादी नहीं पाएंगे, हम अपनी इज्जत से जाएंगे, लड़ाई करके जीतेंगे वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा कि ठीक है, नहीं, इसने कहा जहांगीर, हाँ ये सब जहांगीर ने किया था कि हम छोड़ देंगे राजाओं को, बशर्ते वो आपका पल्लू पकड़ ले, ताकि उनको बुरा फील हो ना जाए। तो इन्होंने एक स्पेशल कुर्ता बनवाया जिसमें 52 पल्लू थे, 52 ऐसे पतले पतले धागे निकले हुए थे, और उसको पकड़ करके सारे राजा बाहर निकल के गए। इसलिए दाता बंदी छोड़ उन्होंने सबको आज़ाद कराया। उस कहानी को सुन रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो फ्रीडम होती है ना, वो बाहर खाली हम खोजते हैं, बट बड़े बड़े ताकतवर सूरमा फ्री कहाँ से हो सकते हैं? अंदर से ही हो सकते हैं। तो ठीक है, आप सर्च कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, आप पैसे कमाने के लिए किताब पढ़ रहे हैं, बट वो फ्रीडम तभी आएगी जब अंदर से आप स्टॉइक या एक योगी बनते हैं। क्योंकि जब तक आप पैसे के पीछे भागेंगे, तब पैसा अगर आ भी जाए तभी पीछे ही भागते रहेंगे आप। हम लोग को स्टोइक बनना पड़ेगा। मतलब सबसे पहला काम होना चाहिए कि स्टोइक माइंडसेट हो, थोड़ा फिलोसोफर टाइप का माइंडसेट हो। पैसे तो अपने आप आ जाएंगे। मुझे लगता है स्टोइक को फॉलो करते करते अंदर एक एंकर मिल जाएगा, ठहराव आ जाएगा। तो ऐसा होता है ना कि जब आप कम में खुश रहते हैं तो आप हमेशा विद इन मीन्स रहते हैं, जितना कमा रहे हैं उससे कम खर्च करते हैं। फिर धीमे धीमे आप कोशिश करते हैं अपने आप को खाली रखने का, और जब आप खाली रहना शुरू करते हैं तब रियल मैजिक होता है। ये हुआ था बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ, जो आज मैं बताऊंगा हमारी स्लो प्रोडक्टिविटी में। वो वर्ल्ड फेमस इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने अपना पैसा दूसरे को देना शुरू कर दिया। पार्टनर को बोला तुम पार्टनर हो जाओ, तुम भैया ज़्यादा कमाओ, मैं कम कमाऊंगा, मुझे खाली टाइम चाहिए। फिर उन्होंने फ्री टाइम पे उन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया जो उनका पैशन था, जो उनको करना था। और अभी वो कहानी चल रही है, अभी शाम को बताऊंगा। बहुत पावरफुल स्टोरी है दोस्तों। आप भी अगर
उस पूरी की पूरी स्टोरी को सुनना चाहते हैं, उसमें से सीखना चाहते हैं फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, तो हमारी सीरीज़ स्लो प्रोडक्टिविटी dkbrains.com पे है, चेकआउट करिएगा।